नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूँ राजश्री, आपके सामने। आप देख रहे हैं एपीएन और देश की बात में आज हम बताएंगे कि नोटबंदी पर देश की संसद में संग्राम क्यों नहीं थम रहा और अब क्यों आए हैं प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू एक बार फिर से। राहुल गांधी ने पीएम को ऐसा क्या कहा कि 14वें दिन भी उन्हें शांति नहीं मिली और 14वें दिन के जब नोटबंदी के जो हो गए हैं उसके बाद भी बैंक या एटीएम में क्यों नहीं कम हो रही हैं कतारें, ये हम आपको बताएंगे। लोगों के मन में उठ रहे हैं कैसे कैसे सवाल और किन किन सवालों का जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री आम जनता से, ये भी हम आपको बताएंगे और आपसे बांटेंगे कि देश के किसानों का जो दर्द है वो और प्रधानमंत्री ने जनता से जिन सवालों के जवाब मांगे हैं और उन जवाबों को जवाब देंगे उसमें ना नहीं कह सकते हैं, ये भी हम आपको बताएं क्यों ऐसा है, ये भी हम आपको बताएंगे। नोटबंदी के बावजूद किसने कमाया है जबरदस्त मुनाफा, उस पर रहेगी हमारी नजर और कतारें खत्म होने में अभी और वक्त कितना लगेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हथियारों की दलाली करने वाली कंपनियों की फिर क्यों परवान चढ़ रही हैं उम्मीदें, ये आपके सामने खोलेंगे हम राज। और साथ ही जब भी आप बैंक में जाएंगे तो क्यों पूछी जा रही है आपसे जाति, ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाएंगे। आतंकवादियों के पास कैसे पहुंचे नए नोट, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तानी सेना ने जो शहीद के शव का अपमान किया है उसका किस तरह से बदला लेगा भारत, ये आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने क्यों लगाई है पाकिस्तान को कड़ी फटकार और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर क्यों बरसे, ये सब कुछ आपके सामने होगा। इसके साथ और भी बहुत सारी खबरें, खासकर अदालत की दुनिया से भी जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात की इस सफर को। बड़े नोटों के अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। विपक्ष ने सदन का कार्य स्थगित करके मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग फिर से दोहराई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने फिर दोहराया कि सरकार नोटबंदी के मुद्दे पर हर पहलू पर तत्काल चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नियम 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियम 56 पर अड़ा हुआ है और नोटबंदी पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की लगातार मांग भी कर रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने एक बार फिर जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष की तरफ से यह मांग उठी कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नोटबंदी पर विपक्ष के सवालों का जवाब वित्त मंत्री देंगे। इस बात से नाराज विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। हम ये चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहे, हमारी बात सुने और एडजस्टमेंट मोशन जो हम मूव किए उसको आप एडमिट कीजिए। भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हर पहलू पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं समझता हमारे विपक्ष के लोग काले धन के पक्ष में हैं, हमारे विपक्ष के लोग आतंकवाद के पक्ष में हैं, जाली नोट के पक्ष में हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 4 दिन नोटबंदी के कारण उपजे विवाद की भेंट चढ़ गए। नोटबंदी के मुद्दे पर करीब करीब पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ है और दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। तो जनता के सुख दुख की चर्चा करना चाहिए। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी चर्चा हो जाएगी। जो डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करिए, सुनना पड़ेगा तो पहले और अगर सुनना है तो फिर पहले हमारी सुन लीजिए, फिर सुनाइए। अरे सुनेगा, ये नहीं है सुना करके भाग जाइए। अरे सुनिए पहले, फिर आप सुनाइए। नोटबंदी पर अपना रुख साफ करते हुए सरकार ने कहा कि ये फैसला किसी भी तरह से वापस नहीं होगा। विपक्ष किसी भी कीमत पर फैसला वापस लेने या पुराने नोट चलाने के लिए अधिक समय दिए जाने की मांग कर रहा है। सरकार को घेरने की हर कोशिश में जुटे विपक्ष ने बैंकों और एटीएम की कतार में खड़े लोगों की मुश्किलों को मुद्दा बनाया। ज्यादा लोग मर चुके हैं, हालात बड़े खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जो लोग मर चुके हैं
वैसे नोटबंदी का मसला ऐसा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहता। उसे लगता है कि जनता के सुख दुख का मुद्दा उठाकर वो अपने हित साध सकती है। वहीं बीजेपी सरकार को लग रहा है कि नोटबंदी के फैसले को जन समर्थन मिल रहा है। वैसे नोटबंदी के फैसले पर देश भर में भले ही कितना हंगामा मचा हो, लेकिन विपक्ष की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक संसद में इस मुद्दे पर बयान देने नहीं पहुंचे हैं। जापान से लेकर गोवा तक मोदी कई जगह अपने इस फैसले का बचाव कर चुके हैं, लेकिन संसद में नहीं। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया हो। विपक्ष ने कई बार मोदी से संसद में बयान देने की मांग की हो, लेकिन उन्होंने इस विषय पर पहले विचार व्यक्त करने के लिए सदन नहीं बल्कि दूसरे मंच उन्होंने चुने हैं। अगर हम कुछ वाकयों पर नजर डालें तो नोटबंदी का मसला एक अहम मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। नोटबंदी का ऐलान करने के बाद नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कई जगह बोल चुके हैं इस पूरे मसले पर, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर उनके भाषण का इंतजार अब भी है। उन्होंने इस फैसले को काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम और स्वच्छ भारत अभियान बताया था। जब लोगों को दिक्कतें पेश आईं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस फैसले की वकालत करते आए हैं विभिन्न मंचों पर, गाजीपुर हो या गोवा हो या फिर जापान हो, या फिर दिल्ली हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक सदन में नहीं आए हैं। इसके पहले ललित मोदी और सुषमा स्वराज का मसला आपको याद होगा। ललित मोदी सुषमा स्वराज भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी की मदद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खासी आलोचना हुई थी। नरेंद्र मोदी से संसद में आकर इस पर बयान देने की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले यदि चलें तो भूमि अधिग्रहण बिल, ये भी आपको याद होगा, जब किसानों से जमीन खरीदने के नियमों में बदलाव करने से जुड़े विधेयक को लेकर भी ऐसा हुआ। विपक्ष के जोरदार विरोध के वजह से सरकार को कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने पहले मन की बात कार्यक्रम का मंच इसके लिए चुना और वो सदन में आकर इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। रोहित वेमुला खुदकुशी एक ऐसा मसला था जो पूरे देश में उसने हलचल मचा दी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री से इस मामले में संसद में बयान देने की मांग उठी, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। वेमुला की आत्महत्या के 6 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी में बयान दिया और कहा कि देश का एक लाल खोया है और इससे पूरा देश दुखी है। इसके पहले गोरक्षकों का मामला था। उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक की हत्या हो या फिर गुजरात, हरियाणा समेत देश में कई हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई हो, पीएम से संसद में बयान देने की मांग उठती रही, लेकिन पीएम ने संसद में नहीं बोलकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में टाउन हॉल मीटिंग जब हुई, इस विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब नोटबंदी जैसे मसले पर जब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए और अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री सदन में नहीं बल्कि अन्य मंचों पर जरूर इस मसले पर अपनी बात रख रहे हैं। आज भी उन्होंने रखा। नोटबंदी पर लगातार जो सियासत चलती रही, इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से बाहर नोटबंदी की चर्चा कर रहे हैं। हमने कुछ उदाहरण भी आपको दिखाए कि कब ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलकर अन्य मंचों को ज्यादा मुफीद समझा अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच नोटबंदी पर राहुल के हमले का जवाब दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जेटली ने कहा कि राहुल को खुद नहीं पता कि वो कब, क्या और कहां बोलते हैं। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी पर सियासी संग्राम जारी है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के कारण कामकाज बाधित हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई भी नोटबंदी पर अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री टीवी और कॉन्सर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन संसद में आकर जवाब देने में उन्हें दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? संसद में विपक्ष लगातार नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि जब प्रधानमंत्री नोटबंदी का ऐलान कर सकते हैं तो फिर उन्हें जवाब देने में दिक्कत क्या है। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जेटली ने कहा कि एक और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को पहले ही बता दिया था। आखिर दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है?
कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? नोटबंदी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। समर्थन और विरोध की राजनीति के बीच सदन की कार्रवाई पूरी तरह से ठप है, लेकिन न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो विपक्ष और देश दोनों ही आज दिन भर इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और इस पूरे मसले पर अपने विचार सबके सामने रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में तो नहीं आए। बहरहाल दिल्ली में केदारनाथ साहनी ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर एक बार फिर से तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार और काले धन जैसी चीजों को क्यों स्वीकार करते हैं, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है और उनको गलत साबित करने की भी जरूरत है जो काले धन के पक्ष में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा क्या क्या कहा, सुनिए उनकी इन कुछ खास बातों में। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा बोलते हैं और अच्छे रणनीतिकार भी हैं, इसलिए जब भी इस तरह के विवाद होते हैं शायद ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा होता है कि पहले बाहर बोलो, एक माहौल बनाओ, उसके बाद फिर सदन में बोलना हो तो बोलो। बहरहाल आज जब वो बोल रहे थे तो इस बीच में उन्होंने एक और बड़ी बात कही है जो हम और आपके लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और कालाधन पर हमारी लड़ाई अपने बच्चों का भविष्य संभालने के लिए है और इसके अलावा उन्होंने कुछ खास घोषणाएं भी की। एक छोटा सा कौन वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे समय भविष्य का विचार करते हुए हमारी भावी पीढ़ियों का भला करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज मानसिकता के सामने खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब 8 नवंबर को ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के कड़े फैसले लिए जाएं और उसके बाद से जो 14 दिन हमने जिस तरह का नज़ारा देखा है, जिस तरह से पूरे देश की जनता उनके इस फैसले को मानते हुए कतार में खड़ी है, उसके बाद भी उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में बहुत सारी बातों पर सवाल भी उठता है और उन सवालों का जवाब जनता ढूंढना भी चाहती है। इन सवालों और इन तमाम सवालों के पीछे की पृष्ठभूमि पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस भाषण में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा एक तरह से आरोप लगाया विपक्ष पर और हमला भी किया, इस बीच में उन्होंने आम आदमी के लिए राहत देते हुए ये बताया कि एक ऐलान किया कि बिग बाजार में डेबिट कार्ड से अब 2000 रुपए निकाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था 24 नवंबर से लागू होगी। गौरतलब है कि इसके पहले ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि पेट्रोल पंप से भी आप 2000 रुपए निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, लेकिन अभी तक ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाई है और कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बिग बाजार एक बड़ी जिसको बोला जाए संस्था है, एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वहाँ से भी डेबिट कार्ड के थ्रू आप 2000 रुपये निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी सुविधाएं वाकई कितना हल कर सकेंगी इस मसले को, इसको लेकर अभी तक संशय बना है और लाजमी है कि संशय बना रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही ओर से सियासत इस मसले पर पूरे शबाब पर है। ऐसे में वो आम आदमी जो हर 5 साल पर इन तमाम नेताओं का भाग्य लिखने का दम रखता है, वह इतना निरीह क्यों है, समझ में नहीं आता। या उस आम आदमी को नून तेल लकड़ी की चिंता ने इतना कमजोर बना दिया है, शायद यही एक बड़ी वजह है। या फिर वो आदतन, बाबा नागार्जुन के शब्दों में कहूं तो वही कमजोर टांगों वाला आदमी है जिसके लिए उन्होंने साफ लिखा है कि सियासत में न अड़ाओ अपनी कांपती टांगों को, हाँ महज राजनीतिक फतवेबाजी से अलग ही रखो अपने को,
माला तो है ही तुम्हारे पास, नाम वाम जपने को भूल जाओ पुराने सपने को। वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाए गए अच्छे दिन के सपने को अब कतार में खड़ा आदमी कहां तक देख पाएगा, ये सोचने की बात है। और उस पर प्रधानमंत्री जनता से सवालों के जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में अब अपने छोटे छोटे अरमान और सपने को पूरा करने को तरसती देश की जनता के पास भी उनके लिए कम सवाल नहीं है। ये अलग बात है कि इस 125 करोड़ जनता के पास कोई ऐप नहीं जिसे देश के नेता डाउनलोड कर उनके दिल की बात समझ लें। बहरहाल 14 दिन से कतार में लगे देश में मन ही मन में ये सवाल घुमड़ रहे हैं और इन सुलगते सवालों के जल्द जवाब न मिले तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास को गहरा झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करने आए हैं, ये साफ है। कुछ ना करने वाली सरकारों से लोग आजिज आ चुके हैं। उन्होंने नए भारत का सपना दिया है। कुछ घंटे कतार में खड़े होने में क्या जाता है, कुछ हफ्ते नकदी की किल्लत झेलने में क्या परेशानी है। देश के लिए इतना तो फर्ज बनता है। पूरा देश वतन के लिए कुर्बानी दे रहा है। बिटिया की बढ़िया शादी के अरमानों को भी इसीलिए दफन कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों में कटौती कर चुरा कर रखे गए पैसे बेमानी हो गए। 8 तारीख के बाद जमा किया पैसा शादी के लिए नहीं मिलेगा। बेटी की शादी में 2.5 लाख भी खर्च के हालात नहीं हैं। सगाई टूटने में कितना वक्त लगता है, लेकिन टूटी हुई शादी के बाद दोबारा रिश्ता ढूंढना पहाड़ ढोने के बराबर होता है। अब तो 7 फेरों का सपना पूरा करने के लिए 9 शर्तें रख दी गई हैं। कतार में खड़े खड़े कुछ सवाल घुमड़ रहे हैं। एक बीजेपी सांसद की बेटी की शादी में करोड़ों अरबों बहाया गया। क्या उनके पास काला धन नहीं है और उन्होंने काला धन खर्च नहीं किया? काला धन क्या है? गुल्लकों में बहन का अपनी शादी के लिए पैसे छिपाना, दादी का पोती के ब्याह के लिए आले में पैसा दबाना, या बाबूजी का गाढ़े वक्त के लिए कुछ नकदी बचाकर रखना। अगर इसी से तकलीफ है तो वो तो निकल आई, लेकिन जो मुल्क से निकल गए या जो अरबों खरबों डकार गए, क्या वो सच्चे सफेद हैं? कभी सूचना आयोग तो कभी सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि करोड़ों का कर्ज दबाए लोगों का नाम उजागर करना देश के हित में नहीं है। तो देश हित में क्या है? इलाज के अभाव में मरीजों की मौत, नकदी की कमी से जूझ रहे किसी बूढ़े की कतार में मौत, क्या किसी बड़े औद्योगिक घराने पर कोई कार्रवाई हुई? सरकार भी इनसे हर्जाना वसूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, कर्ज तो दूर की बात। ऐसे में सवाल उठना जायज है। सवाल यह है कि कितना काला धन निकलेगा। अगर गरीब की जरूरत भर निकलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पैसे निकालने से नुकसान कितना होगा? कतार में लगने से काम का हर्जा ना जोड़ें तो भी सरकार का नुकसान क्या जोड़ा घटाया गया है? कुल कितना खर्चा बैठेगा? सरकारी मशीनरी, काम धंधे, उद्योग व्यापार, मंडी बाजार, रोजी रोजगार, डिमांड सप्लाई, लागत भाव, सब पर असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? जब तक ये हाल चलेगा तब तक कितना नुकसान देश को उठाना पड़ेगा? कालाधन, आतंकवादियों को फंडिंग, कैशलेस या बिन नकदी की कार्ड वाली अर्थव्यवस्था। क्या योजनाकारों को मालूम है कि देश के गांव में कितनी आबादी रहती है और कितने गांव वालों पर कितने बैंक और एटीएम हैं और कितने काम करते हैं और कितने दिन से इन गांव में कतार लगी हुई है? जिनके पास नकदी 1500 के नोट हैं या जिनको 1500 की भी जरूरत है, दोनों कतारों में खड़े हैं। सुनते हैं शहरों में एटीएम में जल्दी जल्दी नकदी आ रही है, अब गांव का नंबर है। क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि सारे गांव में नकदी की दिक्कत कितने दिन में खत्म होगी? वो समझते हैं कि 15 दिन फसल की बुआई में देरी का क्या मतलब होता है? क्या सरकार किसान को भुगतान करेगी? सिर्फ खाद बीज ही नहीं, ट्रैक्टर, मजदूरी, लेन देन, किसानों के और भी खर्चे होते हैं। 65% भारत गांव में आज भी रहता है। क्या उनको नोटबंदी से हो रही मुश्किल के बारे में सोचा गया? लाश जलाने के लिए भी लकड़ी खरीदनी पड़ती है। इलाज के अभाव में निर्बल, असहाय, बूढ़े और मासूम साल 2 साल के बच्चे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। राष्ट्र के लिए हर देशवासी के दिल में जज्बा होता है और हर आंख में आंसू, लेकिन इतना पत्थर दिल फैसला क्या सोच विचार कर नहीं लिया गया? अगर सोच विचार किया गया तो ये मालूम था कि बाजार, रोजगार, कामकाज पर क्या असर पड़ेगा। क्या मालूम है उनको कि मजदूरों को आखिरी बार पुराने नोटों में तनख्वाह मिलेगी और फिर गांव लौटने की मजबूरी? मोदी जी के गुजरात में क्या हाल है? वहाँ भी सुनते हैं कि लोग बेहाल हैं। पहले नोट क्यों नहीं छापे गए? एटीएम मशीनों में नए नोट और छोटे नोट भरने के हिसाब से पहले सुधार क्यों नहीं किए गए? बैंकों को कोई सीधा साफ आदेश नहीं मिला भी तो हर बैंक अपने हिसाब से मनमानी आज भी कर रहा है।
पुलिस एटीएम और बैंकों के बाहर खड़ी है और गांव शहर चोर बदमाशों के हवाले है। अपराध बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, लोग कब तक सब्र करेंगे? ऐसी माली मुश्किल से पैदा हुए हालात और लंबी लंबी कतार, कभी आपसी झगड़े, मारपीट तो कहीं लाठीचार्ज। क्या सरकार के पास हालात से निपटने की तैयारी है? क्या स्मार्ट सिटी इसी पैसे से बनाई जाएंगी और बुलेट ट्रेन इसी से चलाई जाएगी? जहां गरीबों को ढोने वाली रेल लाइन इतनी कमजोर हो कि जब तब ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो इन हादसों को रोकने के लिए क्या हुआ? इसे रोकने के लिए अगर तैयारी नहीं हो पाई, तो आज तक ऐसी आपदा से निपटने की कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या किसी ने प्रधानमंत्री को बताया है कि 2 टके की बुलबुल 9 टके हुस्काई? लगता है कि सरकार गांधारी बन गई है और प्रधानमंत्री को शायद किसी समझदार आदमी ने कुछ बताया ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, सरकारों को ये समझना होगा कि देश पर शहीद होने वाले जवानों का जो दर्द है, वो भी भारत की जनता के लिए उतना ही दर्द भरा है जितना कि 3 साल की एक बच्ची का एक माँ की गोद में बैंक की कतार में खड़े होने में मर जाना। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों को जो नोटबंदी में से होने वाली समस्याओं को देखते हुए कुछ और राहत देने का ऐलान किया। उस ऐलान से भी क्या किसानों को वाकई राहत मिली? सरकार ने कहा कि किसान अब सहकारी दुकानों से बीज और खाद खरीद सकते हैं। दरअसल नोटबंदी की वजह से किसान रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे थे। इसके पहले सरकार ने कर्ज लेने वाले किसानों को अपने खाते से 25,000 रुपए निकालने की राहत दी थी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही थे। देखिए एक रिपोर्ट। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी। आपका अन्नदाता टूट चुका है। कहीं धान जवान खड़ी है और खलिहान सूने पड़े हैं, तो कहीं रबी की बुआई के इंतजार में खेत सूख चुके हैं। खरपतवार जम आई है। प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता की तकलीफ का उन्हें तनिक भी गुमान नहीं है। शायद उन्हें मालूम नहीं कि आदेश वो चाहे जो दे दें, जमीन पर आते आते उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। सहकारी दुकानों से पुराने नोटों से बीज खाद खरीदने का हुक्म हुआ है। जाने पर कहेगा कि आदेश जब आएगा तब आना, दुकान की लाइन में लगना तो जरूरी है। बैंक की कतार में खड़े होना ज्यादा जरूरी है। घर में हारी बीमारी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हुजूर, बचिया बीमार है अन्नदाता की। बूढ़ा बाप दमे से खांस रहा है। घरवाली खुद गुड़ाई कर रही है। पुराने नोट मजूरी में लेने को भी कोई तैयार नहीं। कहीं तो पुराने नोट से ट्रैक्टर ना मिलने से गुड़ाई तक नहीं हुई, तो कहीं डीजल खरीद ना पाने से पानी नहीं लग पाया। पिछले बरस सूखे ने मारा तो इस बरस नोट ने। कुछ पैसा बचाया भी तो उसे जमा करने जाए या खेत जाए। 3-3 दिन लाइन में लगने पर भी पैसा नहीं मिल पा रहा हुजूर। अब तो टीवी पर किसान की तकलीफ की खबर भी बंद हो गई है। प्रधानमंत्री जी को शायद बताया नहीं गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने बैंक, कितनी शाखा, कितने एटीएम हैं। लेकिन किसान की किस्मत कुछ ऐसी है कि कभी बाढ़ खुशियों की खेती बहा ले जाती है, तो कभी सूखा अगले बरस की उम्मीदों को सुखा जाता है। हफ्ते से ज्यादा देरी हो गई है इस बार फसल में। कीड़े लगने का खतरा मंडरा रहा है। सुना है कि करोड़ों का कर्ज लेने वालों और करोड़ों लेकर भागने वालों को करोड़ों माफ कर दिया गया है। नोटबंदी से जमा ज्यादातर पैसा भी उन्हीं के काम आएगा। किसानों का तो हजारों में बकाया है, पर कोई नहीं पूछता। कुछ माफ हुआ तो मुफ्तखोरी का हल्ला शुरू हो जाता है। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान कर्ज और गरीबी की वजह से हर दिन कहीं ना कहीं देश में दम तोड़ता है, लेकिन किसी को तरस नहीं आता। अब तो बेटा बहू भी गांव लौट रहे हैं। कह रहे हैं शहर में रोजगार छूट गया है, बोझ बढ़ेगा।
लेकिन कुछ दिन संतान का सुख रहेगा। बेटे से बहुत सहारा रहा है, कमा कर भेजता था तो ऊपर का खर्च निकल जाता था। गांव में तो बेगार करना होगा, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हम आपको बता दें कि नोटबंदी के इस फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो वो किसान हैं और वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उन सभी का रोजगार बंद है। सरकार के नोटबंदी के फैसले का असर उन दूर दराज इलाकों में सबसे ज़्यादा पड़ा है जहां बैंक बहुत दूर हैं और ATM के बारे में तो सोचना भी गुनाह है। दिक्कत उन गाँव वालों को भी कम नहीं है जिनके पास पैसे सिर्फ रोजाना खर्च के लिए होते हैं। ऐसे में सरकार की नोटबंदी का असर रोजाना खाने कमाने वालों पर किस कदर पड़ा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में, जिसमें आपको कुछ लोगों की हम बाइट्स दिखाएंगे जो साफ साफ आपको बताएंगे किस तरह से उनका खाना पीना तक मुहाल हो गया है। खाद लेने आए थे जी। किस तरह की समस्या का सामना? अब बीज तो मिल रहा जी, खाद मिल नहीं रहा, तो गेहूँ कैसे हो जाएगा बगैर बीज के? क्या दिक्कत आ रही है? जब खाद नहीं मिला दिक्कत थी जी, लेट होता जा रहा। क्या 500 का जाकर नोट चलाने दे? नहीं, 500 का नोट लेकर खाद नहीं दे रहे, क्योंकि अभी सरकार ने उसको अलाउड नहीं किया है। सारा ना खाद मिल रहा है ना बीज मिल रहा है, इन लोगों को बड़े परेशान हैं। किसी ने दुकान पे चल रहे हैं ना, किसी उसको प्रॉब्लम है कि बहुत परेशान ज़्यादा चल रहे लोग। जो बीज खरीदना है या बाकी चीज़ें जो खरीदनी है या उसको मजदूर का पेमेंट करना है, उसके लिए किसान तिराही है, क्योंकि किसान के पास पहले से ही समस्या थी कि उसको गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो किसानों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सरकार जरूर नई नई नीतियां लेकर आ रही है, नई नई घोषणाएं कर रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पूरे हालात को संभाल लिया जाए। और इन सारे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल नयन जी, देश की बात में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब 14 दिन बीत गए हैं, 8 तारीख से लेकर अब का दिन, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को? अभी भी कतारें कम नहीं हुई हैं, मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। देखिए, आप लोगों ने जो अभी बताई है बातें वो महत्वपूर्ण तो हैं, पर जो असली मुद्दा है वो यह कि अब 36 दिन बचे हैं, 50 दिन की जो उन्होंने अवधि मांगी थी जी, कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और ये केवल किसान का सवाल या लोगों को अपनी दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने की दिक्कत का ही सवाल नहीं है। मुख्य सवाल है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र से, छोटे मझोले उत्पादकों से, मजदूरों से, व्यापारियों से होता है। इसमें जो आधुनिक उद्योगों का भी एक छोटा सा हिस्सा आता है। इन लोगों को जो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, कारखाने को रोजाना चलाने के लिए कच्चे माल खरीदने पड़ते हैं, मजदूरी देनी पड़ती है और माल को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। मतलब जो 50 तरह के सब खर्चे होते हैं उनके लिए इनके पास भी कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर उनके पास जो जमा पहले से पूंजी थी, वर्किंग कैपिटल, अगर वो समाप्त भी हो जाती है मान लीजिए, तो सबसे बड़ा बात है जो ठेले वाले हैं, जो दैनिक दुकान करने वाले हैं, थड़ी पर दुकान करते हैं, उन लोगों को बैंकों से कर्ज नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। वो लोग दूसरे व्यापारियों से, दूसरे मनी लेंडर्स से, साहूकारों से पैसा लेते हैं और उनके पास भी पैसा रुक गया है, तो एक व्यापार रुक गया है। लोगों की आमदनी का जरिया जो था वो समाप्त हो गया। ऐसे लोग नहीं है केवल कि पैसे हैं और ये पैसे चालू नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। और दैनिक आमदनी जो कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, जी, उन लोगों की हालत जो है जी, उन्हीं लोगों का दर्द हम दिखा भी रहे कमल नयन जी। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जो अब तो ये एकदम से स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की थी लेकिन इसके पीछे तैयारी कुछ खास नहीं की गई थी, जो इस बात से भी जाहिर है कि रोज नए नियम लागू हो रहे हैं, रोज नए नियम बदल दिए जाते हैं और उन तमाम नोटिफिकेशंस की जानकारी न बैंकों तक होती है न ही कंसर्न संगठनों तक होती है। लेकिन फिर भी जो वित्त मंत्री बार बार दावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी लड़ाई है और मैंने पहले ही कहा था कि इसमें बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, और वित्त मंत्री का कहना है कि ये बहुत जल्द सब कुछ हालात जो है सामान्य हो जाएंगे। वाकई आप
कितना सच्चाई इस पूरे दावों में देखते हैं? देखिए, जब कहा जाता है कि सचमुच स्थिति सामान्य हो जाएगी, जी, सामान्य का मतलब जो पहले विद्यमान स्थिति वही वापस हो जाएगी। तो काला धन रोजाना बनता था, उससे सोने चांदी जवाहरात जमीनें ये सब खरीदी जाती थी। शादी ब्याह पर बहुत भयंकर रूप से काले धन को बहाया जाता था। आमोद प्रमोद के साधन जो लोग करते थे उनमें उनको खर्च करते थे। तो एक तो इनकी समझ ये बताना चाहिए कि जो जिन लोगों के पास में 10 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख जो रुपये हैं, उन्होंने जो रास्ते खोले हैं 2.5 लाख के, तो वो कहते हैं हम नोटिस दे देंगे जो 2.5 लाख से ज्यादा जमा करता है। कितने लाख लोग देंगे कि आपके पास मशीनरी है? ये कहा जाता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको नोटिस दे देगा। उन नोटिसों का जवाब को संभालने के लिए अब आपके पास मशीनरी है कि आप, और ये तो नहीं होगा कि लाखों लोगों के जवाब आएंगे, कुछ को पिकअप करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे। और ये जो हमारा भ्रष्ट अमला है सरकारी, उसके लिए एक नई आमदनी का जरिया, नया काली कमाई का साधन शुरू हो जाएगा। दूसरा एक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन लोगों से सोना चांदी बेचा है, जिन लोगों ने पुराने नए सौदे किए हैं, उन लोगों का जो पैसा है वो कई तरीकों से अपनी बहियां खुली रख रखी है। वो पिछले 4-6 महीने तक का अपना हिसाब दोबारा लिख रहे हैं, उसके अंदर पैसा दिखा रहे हैं, और आपस के अंदर एक तरह की कहते हैं जैसे बार्टर व्यवस्था जी, बिल्कुल मिलीभगत सी चल रही है। और वो उस व्यवस्था के जरिए हो रहा है कि तुम मेरे रुपये भी खपा दो, मैं आगे तुमसे उधार नहीं दूंगा तुमको। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से करके जो काले धन का इसका कुल मिलाकर के जो प्रभाव होने वाला है कि काले धन का एक हिस्सा जरूर इससे निरस्त हो जाएगा। और ये निरस्त होगा जो आपने 2 स्कीम्स के जरिए 70,000 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठे किए हैं, उनसे ज्यादा होगा। परंतु काली व्यवस्था को हटाने के लिए चुनावों का सवाल है, जमीन के बेनामी संपत्तियां जो है, घरों के अंदर कितना सोना पड़ा है, जो लोगों ने नया सोना खरीद लिया है, तो जिन लोगों ने मान लीजिए पैसा देखना पड़ेगा, लेकिन उनके सोने का क्या होगा? जी बिल्कुल। लेकिन कमल जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि यदि हम व्यवस्था की बात करें, दिक्कतें हैं जी, कि मूल सवाल ये था कि जो करप्शन होता है, जो दिहाड़ियां और महीने और हफ्ते बंदे रहते हैं, हर इलाके में शहरों में जो ठेले वाले बैठते हैं दुकानदारों के सामने, जी बिल्कुल, काले धन के साथ साथ काली व्यवस्था जो है उस पर लगाम लगाने की बड़ी जरूरत है। और एक अच्छा टर्म आपने दिया कि काले धन के साथ साथ काली व्यवस्था पर सोचना ज्यादा अहम है और ज्यादा जरूरी है। पर कमल जी, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जिस तरह से सरकार बार बार नोटिफिकेशंस दे रही है और नए नए नोटिफिकेशंस लेके आ रही है, उसमें परिवर्तन भी कर रही है, आरबीआई से नए नए नियम लागू करवाए जा रहे हैं और फिर वापस भी लिए जा रहे हैं, चाहे वो 2.5 लाख रुपए शादी ब्याह में देने का मसला हो जिसमें 9 शर्तें लगा दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि हम उसका रिव्यू करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो भी हमने सुविधाएं दी हैं उन सब का रिव्यू अब सरकार एक बार फिर से करेगी, उसके बाद फिर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है और खासकर जो आर्थिक व्यवस्था हमारी है वो पूरी तरह से चरमरा गई है इस फैसले के बाद? आप सेंसेक्स को भी देखिए तो पूरी तरह से वो डूब चुका है। जो 9 महीने में उसने गेन किया था वो सब कुछ वाइप आउट हो गया है। ऐसे में नोटबंदी का फैसला एक आने वाले समय में क्या आत्मघाती फैसला हो जाएगा? नहीं, देखिए, नोटबंदी काले धन को समाप्त तो नहीं करता है, पर उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस कम को करने के लिए शायद एक अकेले मेजर में इससे ज्यादा बड़ा कोई प्रभावी कदम नहीं हो सकता है, पर उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अलग अलग आपकी जो मिंट्स हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी प्लेसेस हैं, वहां पर पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और उससे भी बड़ी बात जो है, आपके यहाँ जीएसटी लागू होने वाला है। जीएसटी लागू होने में जो दुकानदार हैं एक सीमा के ऊपर वाले, वो सब रजिस्टर हो जाते, और वो रजिस्टर हो जाते तो उनको अपने आप वहां से सामान लेना पड़ता कि कंपनियों से जो सामान आता वो वेट उस पर जमा कराते कर, और उसके जरिए फिर नीचे बिकता, लोगों में रसीद लेने की आदत बढ़ती। तो ये सब तो तैयारी करने के लिए आपको 4 महीने बाद करते, 3 महीने बाद में, अप्रैल में कितना वक्त बाकी है? आपने ये अभी किया है। इसका कारण जो है इसकी टाइमिंग, इसके लिए पूरी तैयारी नहीं हुई है, इसकी टाइमिंग में जल्दीबाजी की गई है। शायद कोई दूसरा मोटिव रहा हो, ये
पता लगाने की बात है, सोचने अंदाज लगाया जा सकता है, इसके बारे में कई लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं। परंतु जो सबसे मुख्य बात है कि जिन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज नहीं मिलता है, जिनका सारी बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारखानेदार हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, वो बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज माफ हो जाता है और उन्हें कर्ज मिलता है और उनका कर्ज माफ भी हो जाता है। कितने लोगों को लाभ मिला उससे? जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो कर्ज लेके चले जाते हैं और देश छोड़ के चले जाते हैं। और ये एक सोशल मीडिया में इस वक्त एक चुटकुला भी चल रहा है कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए अगर आपको भारत में रहना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो 2.5 लाख रुपए तक ही रखो या 9,000 करोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। ये भी एक अजीब तरह की बातें हो रही है। बट यहाँ पे कमल नयन जी एक और अहम सवाल है कि इसी बीच में ये खबर आ रही है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत स्विट्जरलैंड इस बात के लिए तैयार हो गया है कि स्विस बैंक में यदि किसी भारतीय का खाता खुलेगा और उसमें जो भी पैसे जमा होंगे उसकी जानकारी वो भारत सरकार को देगी। क्या आप ये समझते हैं कि स्विस बैंक की ये जानकारी लेने से भारत में जो बाहर जमा हुआ है काला धन उस पर लगाम लग जाएगा और एक बहुत ऐतिहासिक कदम हो जाएगा काले धन को रोकने के लिए? देखिए, अपने आप में इसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, परंतु असली बात जो बाहर काला धन भिजवाते हैं उन्होंने बाहर कंपनियां रजिस्टर करा रखी है और ऐसे ऐसे देशों में करा रखी है, ऐसे स्थानों पर करा रखी है जहां पर वो आपका नाम पता कुछ नहीं पूछते हैं। बिल्कुल। आपको एक पहचान दी जाती है, इसका असली मालिक कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, उसकी वो जानकारी लेते ही नहीं है। जब वो आपकी जानकारी लेते ही नहीं तो आपको बताएंगे कि ये खाता खोला गया है और इस कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी का ट्रस्टों के नाम पर, फाउंडेशंस के नाम पर ये बनाया जाता है। मंदिरों में जो पैसा धर्मादा के नाम पर आता है, मुझे ये पता चला है कि वहां पर बहुत सारी राशि डाल दी गई है। तो क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप पता लगा पाएंगे कि सामान्य क्या था, उससे एब्नॉर्मल कितना हुआ है, बढ़ा करके कितना खपाया गया है? जी बिल्कुल। कच्चा माल जो लोग खरीदते हैं किसानों से, जी गन्ने का माल लीजिए, जी अभी गन्ने की सीजन चल रही है पिराई की। जी बिल्कुल। गन्ने वालों को आप पैसा नहीं देते थे, अगर आप गन्ने वालों को आज पैसा देते हैं और पुराने एरियर्स देते हैं तो आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं कि किसान को होगा? सही बात। किसान पर टैक्स नहीं लगता है। जी बिल्कुल। वो अगर जमीन बेची है उसने, उसके पास पैसे आ गए तो वो उस पैसे को ढाई करके कितने लोगों को? जी बिल्कुल। शायद भारतीय अर्थव्यवस्था इस बात की अब गवाह बन रही है कि अगर बड़ा फैसला लिया जाए, पूरी सही नियत से लिया जाए। जी कमल जी, वो लिंक टूट जाएगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी इस पूरे बहस में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। और जैसा कि मैं कह रही थी कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल इस बात की गवाह अब बन रही है कि एक अच्छे नियत से लिया गया फैसला भी तब घातक साबित हो सकता है जब उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो। और तैयारी का आलम यह है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से जनता की दिक्कतें कम नहीं हो रही है, हम और आप दोनों ही देख रहे हैं। इनकी बड़ी वजह तमाम बैंकों की ओर से अपने अपने नियम बनाए जाना भी एक है। और रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार पहले दिन से कह रहे हैं कि पुराने नोट बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाना होगा, लेकिन हर बैंक एक फॉर्म भरवाने के साथ साथ पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी मांग रहा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर अब लोगों की जात भी पूछ रहा है। जी हाँ, आप ध्यान से सुने, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर अब लोगों की जाति भी पूछ रहा है। हो सकता है कि आपने भी जो फॉर्म भरा हो उसमें जो विभिन्न बैंकों का होगा उसमें भी आपसे जाति या आपका कास्ट पूछा गया हो। किसी वृद्ध या अशक्त व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ने जो फॉर्म तैयार किया है उसमें खाता धारक के नाम और पते के साथ साथ उसकी जाति भी पूछी गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि फॉर्म में जाति के लिए जगह खाली है। ये कोई जनगणना का मामला नहीं है, न ही धर्म की जिसमें धर्म और जाति पूछी जाए। इस बारे में जब शाखा मैनेजर से बात की गई तो उसने असमर्थता जाहिर की और कहा कि ये फॉर्मेट ऊपर से आया है। अब ये ऊपर से कहां से आया है? क्या आरबीआई इसके ये मांग रही है या केवल उस बैंक में ही इस तरह की चीजें मांगी जा रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और केवल यही बैंक नहीं, जितने बैंक हैं सभी अपने अपने अलग अलग नियम लागू कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उन व्यक्तियों पर पड़ रहा है जो दिन भर कतारों में खड़े होकर 1000-2000 पाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
और उधर नोटबंदी पर मची खिचखिच के बीच लोग पैसे पाने के लिए कतारों में आज भी खड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी के एक आह्वान पर लोगों ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें तमाम मुश्किलों के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया कि लोगों को थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी, लेकिन ये दिक्कत कब खत्म होगी और मौजूदा स्थिति में कब सुधार होगा, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। नोटबंदी के बाद से सरकार और विपक्ष में तनातनी चल रही है। नोटबंदी के फायदे और खामियों को लेकर बहस का दौर जारी है। सरकार के नोटबंदी के इस फैसले से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर बार और कामकाज छोड़कर दिन रात लाइन में लगकर पैसों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नोटबंदी का फैसला कितनी जल्दबाजी में लिया गया और उसको लागू करने में कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं। शायद सरकार को इस बात का एहसास पहले से नहीं था, या फिर सरकार कच्चा या पक्का किसी भी रूप में इसे लाने की जल्दबाजी में थी। मोदी सरकार के इस फैसले की नीति पर भले ही किसी को शक ना हो, लेकिन इसे अमल में लाने के तरीके पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर लगातार नीतियों में हो रहे बदलाव भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कई नियम बदले। शादी ब्याह से लेकर पैसों की अदला बदली पर भी नियम बदले। नोटबंदी के फैसले में आपदा प्रबंधन पर ठोस इंतजाम नहीं। किसानों के लिए राहत का ऐलान काफी देर से किया गया। डाकघर और सहकारिता बैंकों में कोई व्यवस्था नहीं की गई। बैंकों के पास नियमों को लेकर आरबीआई के दिशा निर्देश नहीं। कई जगह बैंक ग्राहकों के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नोटबंदी के फैसले को लागू करने को लेकर उसकी तैयारियां पूरी नहीं थी। राज्यों की 80% तक पुलिस बैंकों और एटीएम में भीड़ संभालने का काम कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने नोटबंदी पर कड़े ऐलान किए, लेकिन परिस्थितियों को भांपते हुए वो इनमें बदलाव करती रही, जो ये साबित करता है कि सरकार नोटबंदी पर पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और ऐसा नहीं कि बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है कि इस फैसले के बाद आम आदमी काफ़ी दिक्कत में है और इससे उसकी लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी सांसद और कई कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर जाकर बैंक के कतारों में लगे हुए लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें नोटबंदी के नाम पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कितनी जल्दी और कैसे हल होगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं। केंद्र सरकार के सेक्रेटरी लोगों को भी समझाने के लिए अब मैदान में उतारा गया। हालांकि इन सब के पीछे होने वाली कवायद का खर्चा कौन उठाएगा और ये पैसा कहां से आएगा, क्या ये पुराना पैसा होगा या ये नया पैसा होगा, इसका जवाब शायद ही सरकार के पास हो। और इस बीच पीएम मोदी ने नोटबंदी पर लोगों से राय मांग ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जनता से 10 सवाल किए हैं। पीएम ने जनता से ये कहा है कि आप नरेंद्र मोदी ऐप पर आइए और इस सर्वे में हिस्सा लीजिए और अपने फोन में नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्रधानमंत्री के 10 सवालों का जवाब दीजिए। 10 सवाल क्या हैं और किस तरह के विचार प्रधानमंत्री आपसे जानना चाहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश की जनता से 10 सवाल पूछे हैं। काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया और अब खुद पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जनता से राय मांगी है। नोटबंदी पर पीएम ने ट्वीट किया और देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुराने नोटों को बंद करने को लेकर लिए गए फैसले में आपकी प्राथमिक राय जानना चाहता हूँ। नोट बैन पर सरकार के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में काला धन है? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं? नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नोट बैन से आतंक पर लगाम लगेगी? नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काला धन और आतंक रुकेगा? नोटबंदी के फैसले से उच्च शिक्षा, रियल एस्टेट आम आदमी तक पहुंच सकेगी? नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया? भ्रष्टाचार के विरोधी अब इससे समर्थन में लड़ रहे हैं। क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? देश भर में नोटबंदी के बाद बैंक शाखाओं और एटीएम के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
अधिकतर एटीएम कभी बंद तो कभी खुले दिखाई दे रहे हैं। इन हालातों में आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी ने देश के विपक्ष को एक मंच पर ला दिया है और 10 बड़े विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संसद और उसके बाहर सरकार को घेरना जारी रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर नोटबंदी को लेकर जनता से राय मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे के साथ और अच्छे दिन आएंगे के वादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि हर बात में वो उनसे उनकी राय मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब राय मांगी है। कितना ही अच्छा होता कि ये फैसला लेने के पहले ही वो जनता से राय मांग लेते तो शायद इतने कष्ट, इतना दुख जनता को नहीं झेलना पड़ता। लेकिन ये तय बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी से लोगों को हो रही तकलीफों को सुन जरूर रहे हैं और देख भी रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज एक खास मौके पर वो भावुक हो गए। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि फैसला जल्दबाजी में और बिना तैयारी से हो गया, लेकिन केंद्र सरकार लोगों के इन तकलीफों को दूर करने के लिए अब बहुत तेजी से कदम उठा रही है। इसके दावे किए जा रहे हैं। अब ये दावे, इन दावों में कितना दम है ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आम जनता अभी भी कतार में है, दुखी है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो खूब सुखी है। नोटबंदी से जहां देश के सारे उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा है, वहीं ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी पेटीएम को जबरदस्त फायदा हुआ है। अलीगढ़ के एक व्यवसायी विज शेखर की कंपनी पेटीएम ने एक ही दिन में 120 करोड़ का लेन देन किया है और 200% से ज्यादा की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। लेकिन इस पेटीएम कंपनी के पीछे एक चीनी कंपनी अलीबाबा है जो इसे मदद दे रही है और पेटीएम का पूरा व्यवसाय का कंट्रोल अलीबाबा के पास है। और साथ ही इसमें कोई शक नहीं कि पेटीएम को जो भी मुनाफा हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अलीबाबा का है। कहा यह जाता है कि अलीबाबा ही पेटीएम को चला रही है। रिक्शे से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास पहुंचने वाला ये शख्स मामूली नहीं है। ये है विजय शेखर, पेटीएम कंपनी के मालिक। एक घाटे में चल रही पेटीएम की किस्मत का ताला तब खुला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। 8 नवंबर के बाद से पेटीएम के जरिए एक दिन में 70 लाख लेन देन हुए और $5 बिलियन GMV सेल्स का टारगेट 4 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। कंपनी के अनुसार पिछले 10 दिनों में इसने 4.5 करोड़ उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नोटबंदी शुरू होने के बाद से 50 लाख से ज्यादा नए उपभोक्ताओं को जोड़ा है। इस वक्त पेटीएम के 15 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। नोटबंदी के बाद नकद रुपए खत्म होने से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर पेटीएम का इस्तेमाल बढ़ गया है। इससे छोटी छोटी खरीदारी भी आसान हो गई है तो कारोबारियों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में जन्मे विजय शेखर ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई पूरी कर पेटीएम की शुरुआत की। शुरू में यह कंपनी घाटे में चलती रही, लेकिन धीरे धीरे इसके उपभोक्ताओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 साल में पेटीएम के उपभोक्ता करीब 162% बढ़े। विजय शेखर की बीजेपी नेताओं से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। उनकी राजनीतिक पैठ और जमीनी पकड़ उनकी सफलता का राज माना जाता है। यूपी सरकार ने उन्हें यश भारती सम्मान भी दिया और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें बाहर छोड़ने आए। लेकिन नोटबंदी का पेटीएम को मिले फायदे के हिस्सेदार चीन की कंपनी अलीबाबा है। अलीबाबा पेटीएम पर चीन से ही नियंत्रण बनाए हुए है। अलीबाबा कंपनी ने पिछले वर्षों में पेटीएम और स्नैपडील समेत कई कंपनियों में निवेश किया है। एक तरफ राष्ट्रवाद और चीनी सामान के विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं पेटीएम का लाभ चीन कमा रहा है। नोटबंदी से काला धन कितना निकले और देशी कंपनियों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये दिगर बात है। लेकिन नकदी के संकट से ऑनलाइन कंपनियों को खासा मुनाफा हुआ है और उनमें भी डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम को जबरदस्त उछाल मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये खास तरह का संयोग ही है कि विज शेखर उर्फ विजय शेखर काफ़ी करीबी रहे हैं बीजेपी नेताओं के और कभी उन्हें नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी करीबी माना जाता था। और अलीबाबा के साथ पेटीएम का ये साथ अजीब तरह के गुल खिला रहा है। गौरतलब है कि अलीबाबा एक ऐसी कंपनी है जिसका भारत में कोई ऑफिस नहीं है। कहा जाए तो पूरे विश्व में अलीबाबा का और कहीं कोई ऑफिस नहीं है, केवल और केवल चीन में ही उसका ऑफिस है। और ये माना जाता है कि चीनी सरकार सीधे इस कंपनी को गवर्न करती है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा
क्या चीन के पास है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नोटबंदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के पीछे न सिर्फ काला धन ही था, बल्कि आतंकवाद की फंडिंग, भ्रष्टाचार और कैशलेस इकोनॉमी बनाने का भी मकसद रहा है। और नोटबंदी के अमल से जहां देश के व्यापार जगत पूरा बिल्कुल ठहर सा गया है, वहीं ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय में 10 दिन में ही उछाल नजर आ रहा है। पेटीएम का ये सफलता आप देख रहे हैं। अब हर किसी को ऑनलाइन लेन देन के लिए अपने मोबाइल पर इंटरनेट का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। सबके लिए अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंटरनेट और डेटा का खर्च उठाना भी जरूरी हो गया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को भी आने वाले दिनों में खासा मुनाफा कमाने का मौका हासिल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। और मुनाफा कमाने के लिए और कुछ कंपनियां तैयार हो गई हैं और उसमें कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो आर्म्स डील के लिए जानी जाती हैं। देश में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे अपनी नीतियों में बदलाव करती दिख रही है, लेकिन बहुत चुपचाप से। और इस काम में लिप्त तमाम कारोबारियों और कंपनियों की लगाम भी जैसे ढीली होती जा रही है। जिस पर लगाम सरकार ने लगा रखा था, इन तमाम ऐसी कंपनियों पे, इन तमाम ऐसे कारोबारियों पर जो कि विवादित थे, उन पर अब सरकार की लगाम देखा जाए तो काफी ढीली नजर आ रही है। आर्म्स डीलर्स के साथ क्या किया है सरकार ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सपने में हथियार सौदों में दलाली का विरोध करने और ऐसी कंपनियों से व्यापार न करने की दलीलें देने वाली बीजेपी अब काली सूची में डाली गई ऐसी कंपनियों को फिर हरी झंडी दिखा सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि रक्षा मंत्रालय काली सूची में डाली गई सभी कंपनियों के मामले की समीक्षा करेगा। पर्रिकर के मुताबिक महानिदेशक नई नीति की जरूरत के हिसाब से एक लिस्ट तैयार करेंगे और इसमें पुराने मामलों को भी देखा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि नई नीति के तहत गलत करने वाली कंपनियों को सजा मिले, लेकिन इससे सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस बाबत ऐसी कंपनियों की जांच की जाएगी कि मौजूदा स्थिति क्या है, वो कितने साल से काली सूची में है और उनको क्यों काली सूची में डाला गया था। नई नीति में ऐसी कंपनियां जिनके रक्षा सौदों में दलाली या धांधली में लिप्त होने की बात सामने आई है, उन पर एक तरफा बैन की बजाय भारी भरकम जुर्माना या किसी तय अवधि का बैन लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि नई नीति में ब्लैक लिस्ट की हुई कंपनियों के बनाए सॉफ्टवेयर या उत्पाद का प्रयोग किसी दूसरी कंपनी के उत्पाद में होता है तो उस उत्पाद की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की सतर्कता समिति के सामने अपील करने का अधिकार भी होगा ताकि वो काली सूची से हट सके। माना जा रहा है कि नई नीति के बाद अटके पड़े रक्षा सौदों में प्रगति हो सकती है। यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद अपनाई गई ब्लैक लिस्टिंग नीति से सैन्य उपकरणों की खरीद के कई सौदे घटाई में पड़े हैं। रक्षा फर्मों को काली सूची में डालने संबंधी नई नीति के मसवीदे को कुछ दिनों में मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सेना को नए नए हथियारों की बेहद ज़रूरत है उसकी मजबूती के लिए। ऐसे में सरकार का ये फैसला सेना के लिए कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ 4800 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी राहत आज मिली है उन्हें। ये राशि 2006-07 में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड से हुई आय पर टैक्स दिए जाने से जुड़ी है। आयकर विभाग ने इस आय को रहस्यमय नकद भुगतान करार दिया था और टैक्स लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आयकर विभाग की विशेष अनुमति याचिका को आज खारिज कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड से तब करीब 6,500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। कंपनी ने आयकर न्यायाधिकरण और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस बारे में अपील की थी और दोनों ही जगह आयकर विभाग की मांग को गलत ठहराया गया था। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी शायद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर भारत के एक जवान के शव के साथ उसने बर्बरता की है। जम्मू कश्मीर के माछिल में पाकिस्तान की फायरिंग में हमारे 3 जवान आज शहीद हो गए। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और भारतीय सेना की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर को इसी तरह की हरकत को अंजाम दिया था। सेना ने कहा है कि इन 3 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, सेना इसका बदला जरूर लेगी। सरकार भी इस बात को साफ कर चुकी है कि अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी सरकार पर से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि
जैसे को तैसे का जवाब दिया जाए और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ किया है, ठीक वैसा ही जवाब भारत पाकिस्तानी सैनिकों के साथ करे। उधर दुनिया पाकिस्तान की रग रग को पहचान गई है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले चीन ने भी कहा था कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा जो जिस तरह से पाकिस्तान दे रहा है उससे पाकिस्तान को कुछ भी हल नहीं होगा। इस बीच पाकिस्तान खुद को तो तबाह कर ही रहा है, बल्कि वो अपने पड़ोसियों को भी चैन से बैठे नहीं देख सकता। सार्क में शामिल पाकिस्तान संगठन के अन्य देशों के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि दूसरे देशों के विकास में वो बाधा बनता दिख रहा है। पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये पर भारत ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के कुछ मूलभूत मानकों का पालन किया जाना चाहिए और ज्यादातर सदस्य देश चाहते हैं कि क्षेत्रीय पहल को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप कहते हैं कि मैं क्षेत्रीय सदस्य बनूंगा लेकिन क्षेत्रीय कारोबार की इजाजत नहीं दूंगा, तो फिर इसका मतलब ही क्या है? ऐसा लगता है कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान की जो वास्तविक तस्वीर है वो पूरे सार्क देशों को दिखाना चाहता है और इससे पाकिस्तान के अलग थलग पड़ने की एक बड़ी कोशिश माना जा सकता है। उधर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को खुद ही बुलाया और इसके बाद उसे कड़ी फटकार लगाई है। ट्रंप ने मीडिया को झूठा और बेईमान तक कह दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के बाद बेहतर रिश्ते बनाने के बजाय ट्रंप मीडिया से जंग के मूड में नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शांत और सलीके वाले अंदाज में अपनी बात कही। उन्होंने कहा टीवी चैनल्स और अपने दर्शक को फेयर और एग्जीक्यूट खबर देने में नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एक्यूरेट खबर नहीं देने की वजह से मीडिया उन्हें समझने में नाकाम रही और अमेरिकी नागरिकों तक उनकी अपील पहुंचाने में भी उसे कामयाबी नहीं मिली। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पूरी मीटिंग के दौरान 70 साल के ट्रंप ने कई बार मीडिया को अनफेयर और बेईमान तक कहा। इस मीटिंग में अमेरिका के तमाम न्यूज चैनल्स के मशहूर एंकर और मालिक मौजूद रहे। और देश की बात में अब बात इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 22 नवंबर जिन कारणों से महत्वपूर्ण है उन सभी कारणों को आपके सामने रख रही हूँ। 22 नवंबर 1830 को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना के मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म हुआ था। 1963 में टेक्सास के डलास में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी और 1990 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को दूसरी बार पार्टी नेता बनने के चुनाव में कैबिनेट ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। इस तरह थैचर को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 1997 में आज ही के दिन भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी थी और 2008 में हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को साल 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए आज ही के दिन चुना गया था। और चलते चलते आज बात महान कन्नड़ संगीतकार और गायक एम बालामुरली कृष्ण की, जिनका आज 86वें साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलमपल्ली बालामुरली कृष्णा का जन्म आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के शंकर गुप्तम में हुआ था। बचपन से ही अपना सब कुछ संगीत को समर्पित कर देने वाले बालामुरली को भारत सरकार ने उनके अद्वितीय प्रतिभा की वजह से सभी पद्म पुरस्कारों से नवाजा था। बालामुरली को याद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।